क्या आप टीचिंग से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेक्चरर, सहायक अध्यापक अल्टी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या यूटेट, सीटेट, नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षा? तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के 12 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपको मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कभी भी गलत ना कर सकें। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका उत्तर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को मैं प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चन पेपर से लेकर आया हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना समझना बहुत जरूरी होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, जब राजीव गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री थे। तो इस शिक्षा नीति में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं था? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बिल्कुल इसमें था तो ये सही होगा, क्योंकि ये इसमें रखा गया था। जो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होते हैं यानी श्यामपट होते हैं, तो इसका प्रावधान, इसका कॉन्सेप्ट इस नीति में आया था। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये भी इसमें था, तो ये विकल्प भी नहीं हो सकता है। जिला एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट, तो इसका प्रावधान भी इस नीति में था। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 यानी घ, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना, इसका प्रावधान इस नीति में नहीं था। इसलिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि 1986 की शिक्षा नीति में कौन सा प्रावधान नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलना, ये इसमें नहीं था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें था। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये भी था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये इसमें था, जिसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहते हैं। यह एक नोडल एजेंसी होती है एकेडमिक और रिसोर्सेस सपोर्ट के लिए ग्रास रूट लेवल पर। और डाइट जो है प्रत्येक जिले में होता है। भारत देश के प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना की जाती है। इसका मकसद होता है भारत सरकार के द्वारा शिक्षा में कोई भी जो नीति होती है उसे कोऑर्डिनेट करना और इम्प्लीमेंट करना, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लागू करना और उसका समन्वय करना। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, इकाई विधि के प्रतिपादक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इकाई विधि के प्रतिपादक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन गो, H.C. मॉरिसन। तो H.C. मॉरिसन को इकाई विधि यानी यूनिट मेथड का प्रतिपादक या संस्थापक आप कह सकते हो माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन गो। मैं ऑप्शन को आराम से बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में या खुद भी इसे हल कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है। आप अपने ज्ञान को जांच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण मशीन का निर्माण किया था। ये प्रश्न पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2012-2015 से संबंधित हैं, तो कई बार पूछे जाते हैं। शिक्षण मशीन का निर्माण किया था, किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए आप, ऑप्शन को S.L. प्रेसी। तो S.L. प्रेसी द्वारा शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन को। आप अपने आप को भी जांचिए कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है या आप कितने गहरे पानी में हैं। निम्न में से कौन एक शिक्षण की युक्ति नहीं है? प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, कौन एक शिक्षण की युक्ति नहीं है, पूछा गया है नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझना है।
जल्दबाजी नहीं करनी है। युक्ति का मतलब होता है टैक्टिक या स्ट्रेटजी। तो शिक्षण की युक्ति नहीं है, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी चौथा नंबर का संग्रहण। विवरण शिक्षण की युक्ति है, वर्णन करना भी है, व्याख्या भी है। तो ये तीनों तो शिक्षण की स्ट्रेटजी है, शिक्षण की टैक्टिक है, लेकिन संग्रहण नहीं है। तो इस प्रकार इसमें पूछा गया है शिक्षण की युक्ति नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ यानी चौथा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आप नोट बना के तैयारी करिए, आसानी से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ भी पूछा गया है नहीं किया गया है, प्रश्न को ध्यान से समझना जरूरी है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना था, यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC कहते हैं, कि रिपोर्ट की विषय वस्तु में कौन सा शामिल नहीं था इनमें से? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले इसके आंसर को जानते हैं। इसका उत्तर है ख, अध्यापक शिक्षा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में विद्यालय शिक्षा का उल्लेख था, एकदम सही। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन है, फ्री एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इसका भी था। व्यावसायिक शिक्षा, इसका भी वर्णन था। लेकिन टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा का उल्लेख राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में नहीं था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख। यदि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करें तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, ताकि आप इससे संबंधित कोई परीक्षा में प्रश्न को ना चूकें। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 13 जून 2005 को, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की। यह भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। क्या है? एक थिंक टैंक है, एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है। प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। इसका काम नीति निर्देशन तथा सुधारों की दिशा तय करना है, यानी नीतियों का निर्देशन करना, सुधारों की दिशा तय करना है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, ई प्रशासन जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र आदि पर ध्यान केंद्रित करना भी इसके कार्य का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त ज्ञान को सुलभ बनाना, ज्ञान व्यवस्थाओं की रचना करना और उनका संरक्षण, ज्ञान तथा बेहतर ज्ञान सेवाओं का फैलाव इस आयोग के लिए मुख्य चिंता के विषय हैं। और 2015 में इसे डिसॉल्व कर दिया गया, यानी इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये बना कब था? 13 जून 2005 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। तो मुझे लगता आप इसे समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि शिक्षण, यहाँ पे शिक्षण होगा, एक मात्रा मिस है। यदि शिक्षण कक्ष में छात्र की समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक को महसूस करना चाहिए। यानी जब आप टीचिंग कर रहे हैं कक्षा में और छात्रों की समझ में नहीं आ रहा है तो एक टीचर्स को क्या फील करना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आपके हिसाब से क्या होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन घ, वह अलग तरीके से समझाए। यदि टीचर टीचिंग कर रहा है क्लासरूम में और उससे यह महसूस हो गया कि स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को अलग तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चे बोर ना हों और सही से उसको अंडरस्टूड कर सकें। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन घ। इन प्रश्नों को मैं कई प्रश्न पत्रों से कलेक्ट करके लाया हूँ, जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेक्चरर, इसके अतिरिक्त जैसे यूसेट है, नेट है, कुछ ऐसे प्रश्न पत्रों के प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, एक अच्छे अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक बेस्ट टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कई बार पूछा जाता है क्या नहीं है, इसमें पूछा गया गुण क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क,
विषय की अच्छी जानकारी। आप अपने आप को भी जांचिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा संचार स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल, छात्र कल्याण हेतु प्रतिबद्ध, प्रभावशाली नेतृत्व यानी इफेक्टिव लीडरशिप, छात्र हित के लिए समर्पित और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, ये चारों इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यहाँ पर है विषय की अच्छी जानकारी होना। जब टीचर को विषय की अच्छी जानकारी होगी तभी वह बच्चों का अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन को। चारों इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय काफ़ी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न, पाठ योजना के परिचय में शिक्षक का उद्देश्य छात्रों से प्राप्त करना होता है। जब आपने बीएड किया होगा तो लेसन प्लान बनाते थे। पाठ योजना का मतलब है लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के परिचय, सबसे पहले उसमें आप परिचय देते थे, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछते थे। तो पाठ योजना के परिचय में शिक्षक का प्रपंच छात्र से प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना चाहते हैं शिक्षक, उसके माध्यम से सही जवाब हो जाएगा ध्यान यानी अटेंशन। तो लेसन प्लान में जो पाठ योजना बनती है उसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है यानी परिचय होता है, उसका मकसद शिक्षक का छात्रों को उस टॉपिक के प्रति ध्यान केंद्रित करवाना होता है। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, कई बार यहाँ पूछा जाएगा नहीं है, कई बार पूछा जाएगा है, तो ध्यान से आप हल करें। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके, किस वैज्ञानिक विधि को एक निश्चित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर ये सारे वैज्ञानिक विधियां हैं। तो पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक विधि को एक निश्चित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। निश्चित दृष्टिकोण के रूप में इनमें से किस विधि को जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन को, निगमनात्मक विधि को। ये प्रश्न यू सेट में आया हुआ था, 2016 का जो यू सेट था कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा। तो निश्चित दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है निगमनात्मक विधि को। निगमन विधि आगमन विधि के जनक हैं प्लेटो। ठीक है, तो यदि शिक्षण की विधियां और उनके जनक से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो उस पर एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन को होगा, निगमनात्मक विधि। 10वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है। कई बार पूछा जाएगा, बच्चों से संबंधित नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान जिसे SSA कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। एक होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे रमसा कहते हैं। एक होता है सर्व शिक्षा अभियान, रमसा माध्यमिक के लिए है, सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी वाले बच्चों के लिए होता है। और एक होता है रूसा, रूसा होता है हायर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। यानी जब बच्चा कक्षा 1 में होता है और कक्षा 8 तक, तो 1 से 8 तक का जब वो क्लास में होता है तो वहाँ के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान का, कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बाल्य को, जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो आज भी आपको पता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं यानी क्लास 1 से कक्षा 8 तक वो फेल नहीं होते, तो वो SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उनको कई फ़ायदा मिलता है। जैसे निःशुल्क किताबें मिलता है, MDM के तहत खाना मिलता है और भी कई सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस पर ध्यान दीजिए। संसद के किस अधिनियम यानी किस एक्ट के द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे UGC कहते हैं, UGC। अब तो इसकी जगह आ गया है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो टेस्ट करवाती है
इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन घ है, चौथा नंबर का 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया, किसके द्वारा? संसद के अधिनियम द्वारा। थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए नवंबर 1956 में भारत सरकार के संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। तो नवंबर 1956 में भारत सरकार के संवैधानिक निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया। मकसद क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन घ। तो आप समझ चुके होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में मैं ऊपर के प्रश्न में भी बता चुका हूँ। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन NKC स्थापना हुई थी। आपको मैंने वहाँ पर डेट भी बताई थी, तो आप इसमें ढूंढिए। सही जवाब है ऑप्शन क, 13 जून 2005। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जिसका मकसद प्रधानमंत्री को सलाह देना था। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मकसद क्या था। तो सर्व शिक्षा अभियान, जिसे SSA कहते हैं, की शुरुआत किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। यह भारत सरकार का प्रमुख व समय सीमा युक्त कार्यक्रम है, जिसका मूल्य या उद्देश्य कहें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनका मौलिक अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना है, जो कि भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और अनुच्छेद 21 को यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में एक नया भाग जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 को कह सकते हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार रखा गया। तो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित ये जानकारी थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनका मौलिक अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना। तो ये मौलिक कर्तव्य भी बना, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य। तो आज की वीडियो में आपने 12 प्रश्न जाने और कुछ अदर्स जानकारी भी प्राप्त की। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप बताइए कि इकाई विधि के प्रतिपादक कौन हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इकाई विधि के प्रतिपादक कौन हैं। इससे ये पता लग जाएगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है या नहीं देखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।